तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग इम्क्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि अभी ग्रे मार्केट में इसका डिमांड कैसा चल रहा है एंड इसके एक आईपीओ पे हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है और इस कंपनी का जनरली रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे हम इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में देखेंगे और इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अपने पीर के मुकाबले ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर इसका वैल्यूएशन इसके पीर ग्रुप से महंगा है। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर फंडामेंटली वीक कंपनी है। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप इस वीडियो का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आपके पास इस आईपीओ का पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड 25 से 30% के आसपास चल रहा है। सो अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 302 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 14 शेयर का ये लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 4000 से लेकर 4200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसका जीएमपी 25 से 30% के आसपास रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बस एक अंदाजन प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो बस इसी पॉइंट को देखते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी जो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एंड दोस्तों ये ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट एंड HIV एड्स का दवा बनाती है एंड गायनेकोलॉजी एंड HIV के दवा बनाने में ये कंपनी मार्केट लीडर है। वहीं ये कंपनी मार्केट शेयर के अनुसार चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जो हाईएस्ट डोमेस्टिक सेल में 13 नंबर पे आती है। वहीं अगर इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 4 सालों से इसके सेल्स ग्रोथ लगभग 11% के CAGR से ग्रो हो रहा है, जिसका पैन इंडिया में टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल बात किया जाए कि ये कंपनी काम क्या करती है तो ये एक दवा बनाने की कंपनी है जो बहुत सारे अलग अलग दवा बनाती है। एंड ये कंपनी ज़्यादातर महिलाओं से जुड़े रोग और HIV एड्स जैसे रोगों में यूज होने वाली दवा बनाती है और इन सब का दवा बनाने में ये कंपनी मार्केट लीडर है। तो आई होप दोस्तों कंपनी का काम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में। तो मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है, जैसे सिप्ला, एबॉट इंडिया, एल्कम लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड फार्मा। एंड दोस्तों इन सबका पिछले अगर 5 सालों का हम रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में ये सभी कंपनी हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। हालांकि देखा जाए तो मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ अभी रिसेंटली आया हुआ था, तो अभी लगभग 6 महीने के अंदर ही ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों इसके पीर ग्रुप को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उस सेक्टर को हम एवरग्रीन सेक्टर बोलते हैं, यानी उसका डिमांड हमेशा बना रहेगा। पर वहीं इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर 27 रुपये का है, जबकि इसके सारे पीर ग्रुप का अर्निंग पर शेयर इसके अर्निंग पर शेयर से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू के मुकाबले भी इसके पीर ग्रुप इससे कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर PE वाइज कंपेयर करें तो ये कंपनी अपना आईपीओ 36 के PE पे ला रही है, जबकि इसका इंडस्ट्री PE 34 का है।
यानी देखा जाए तो अपने पीर ग्रुप के मुकाबले ये कंपनी अपना आईपीओ तो सस्ता ला रही है। यानी अगर ओवरऑल इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो ये आईपीओ ना ही हमें काफ़ी महंगा और ना ही काफ़ी हमें सस्ता मिल रहा है। मतलब इस कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है। वहीं अब अगर हम इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का एसेट तो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। वहीं इस कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। बट अगर इसका प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में 2022 से ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट इसके प्रॉफिट में लगातार गिरावट जारी है, ये एक कंसर्न की बात है। वहीं कंपनी अपने पास अच्छा खासा सरप्लस भी मेंटेन करते हुए नजर आ रही है एंड अभी तक कंपनी के पास लगभग 2700 करोड़ के आसपास रिजर्व मौजूद है। बट वहीं अगर रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में कंपनी का टोटल बोरोइंग देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में कंपनी अपने बोरोइंग को कम करते हुए नजर आ रही है एंड फिलहाल अभी तक कंपनी के पास लगभग 2100 करोड़ के आसपास तक बोरोइंग मौजूद है। यानी ये अच्छी बात है कि कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है एंड रिजर्व की तुलना में कंपनी के पास बोरोइंग कम है। वहीं इसका आरओई लगभग 17%, आरओसी 19% एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.67 का है। यानी कंपनी के पास तो अभी कुछ उधारी है, बट कंपनी इस आईपीओ से जो भी पैसे जुटाएगी उससे ही अपना लोन चुकाएगी। यानी अभी कंपनी के पास लगभग 2100 करोड़ के आसपास लोन है एंड इस आईपीओ से कंपनी लगभग 800 करोड़ के आसपास फ्रेश पैसा जुटाएगी। यानी इस आईपीओ के बाद लगभग कंपनी के पास 1300 करोड़ का लोन रह जाएगा, जो कि इस कंपनी के फंडामेंटल को और बेहतर करेगा। वहीं पिछले 3 सालों में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10% एंड पिछले 1 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ लगभग 11% का है। यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% इंक्रीज हो रहा है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सो कंपनी अपने सेल्स ग्रोथ को जितना बढ़ाएगी इस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। बट वहीं पिछले 3 सालों का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 6% एंड पिछले 1 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -11% का है। यानी कंपनी का प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। यानी अभी तक बात करें कि ये कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक ही है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट लगातार घट रहा है तो ये एक कंसर्न की बात है, बट ओवरऑल कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 3 से 5 जुलाई तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 960 रुपये से लेकर 1008 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 1952 करोड़ का होगा, जिसमें से फ्रेश इशू 800 करोड़ के आसपास एंड ऑफर पर सेल के तहत 1152 करोड़ के आसपास इसका प्रमोटर इस कंपनी से एग्जिट लेंगे। यानी दोस्तों इस कंपनी का ज्यादातर पैसा इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड 800 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास जाएगा, जिससे ये कंपनी अपना लोन चुकाएगी। मतलब ज्यादातर पैसा कंपनी के प्रमोटर के पॉकेट में जाने वाला है। सो ये एक कंपनी के लिए निगेटिव बात है। वहीं मिनिमम हम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 14 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,112 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर इस आईपीओ में कोटा की बात करें तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा रखा गया है। सो इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं इसका अलॉटमेंट 8 जुलाई एंड इसका लिस्टिंग हमें 10 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस आईपीओ में अभी 25 से 30% के आसपास जीएमपी चल रहा है। तो अगर इसका जीएमपी दूसरे तीसरे दिन तक ऐसे ही बरकरार रहता है तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको इसके रेगुलर जीएमपी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे डेली आपको मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई आईपीओ के जीएमपी की जानकारी दे दिया जाता है। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। यानी हर जनरेशन में दवाई का डिमांड वैसे ही बना रहेगा एंड इस कंपनी के पास कुछ एज एडवांटेज भी है, जैसे ये कंपनी गायनेकोलॉजी एंड HIV एड्स की दवा बनाने में मार्केट लीडर है। तो इसका भी फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। मतलब ओवरऑल आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।